हेलो एवरीबॉडी। विधि विद्यार्थियों को डॉक्टर राजेश खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से ई लेक्चर जो आयुक्तालय द्वारा इस लॉकडाउन में चलाया जा रहा है एक मुहिम के तौर पर, ताकि आप सभी विधि के विद्यार्थी को घर बैठे बहुत सारी विधि की जानकारी अपने सिलेबस के अनुसार, कंपटीशन एग्ज़ाम के अनुसार आपको मिल सके, ताकि आप अपना उद्देश्य उसमें फुलफिल कर सकें और एग्ज़ाम के समय में आपको इन ई लेक्चरों के माध्यम से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो जो मैंने सब्जेक्ट आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊँगा वो है इंडियन पेनल कोड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो और आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से समझ सकें और एग्ज़ाम्स में उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है इंडियन पेनल कोड का, वह है सामान्य आशय, यानी सेक्शन 34 इन इंडियन पेनल कोड। सामान्य आशय। तो जो क्वेश्चंस बनेगा वो क्वेश्चन ये होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 संयुक्त उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है उसको समझाइए। फर्स्ट क्वेश्चन 34 के बारे में ये बनेगा। सेकंड, और इसी में ये क्वेश्चन और बनेगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में संयुक्त अपराधियों के संबंध में क्या प्रावधान है, इसको समझाइए। और जो तीसरा, इसी में और के रूप में जो क्वेश्चन घुमा फिरा के जो पूछ सकते हैं कि सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या तत्व हैं, इसको विस्तार से समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड में सामान्य आशय। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सामान्य आशय होता क्या है। तो सामान्य आशय का मतलब होता है जब कुछ व्यक्ति मिलकर या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, यहाँ जो उसका पहला कंटेंट है, एलिमेंट्स है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अकेला व्यक्ति सामान्य आशय के कार्य या अपराध को घटित नहीं कर सकता है, यानी उसमें उसको 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो इसका मेन एलिमेंट्स हैं। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी घटना को, जब किसी अपराध को संयुक्त रूप से कारित करते हैं तो उसको हम सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया कार्य मानते हैं, है ना। इसके जो कंटेंट होते हैं वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरे जो मेन कंटेंट होंगे वो होंगे प्रमस्तिष्क मिलन, यानी मीटिंग्स ऑफ माइंड। कि हमेशा ध्यान रखिए कि मीटिंग ऑफ माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसका, यानी मस्तिष्क का मिलन। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये तब तक किसी सामने वाले को पता नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको बताएंगे नहीं। तो आपके मन में जो रचना चल रही है, व्यूज चल रहे हैं, आपके मन में जो सोच है उस अपराध को कायद करने के लिए, वो आपको सामने वाले को प्रेजेंट करना होगा, तभी वो सामने वाले को पता पड़ेगा, तभी वो उस अपराध में या उस घटना में आपकी सहायता करेगी, है ना। तो प्रमस्तिष्क मिलन। दूसरा इसका मेन कंटेंट है पूर्व नियोजित योजना, यानी कोई भी काम किया जाएगा वो प्री प्लानिंग से किया जाएगा। जब तक इसकी प्री प्लानिंग नहीं होगी, नियोजित योजना नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति आपस में उस कार्य को या उस घटना को या उस अपराध को नहीं कर सकेंगे। तो 3 मेन कंटेंट आ गए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्कों का मिलन, यानी मीटिंग्स ऑफ माइंड। ये ध्यान रखना। अब कभी कभी पूछते हैं कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है। तो देखो, सामान्य मैंने आपको बता दिया, कॉमन इंटेंशन क्या है, ये इन 3 कंटेंटों को आना उसमें बहुत आवश्यक है। समान आशय एज ए को इंसिडेंट, कि ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति सी को क्षति पहुंचाना चाहता है। तो ए के मन में अचानक विचार उठा कि सी नाम का व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर शाम को 7 बजे डेली आता है चाय पीने, तो उस समय उसको क्षति पहुंचाऊंगा। यही विचार बी के मन में भी आया कि सामान्य व्यक्ति इस समय 7 बजे रेलवे स्टेशन पर चाय पीने आता है, तो मैं उसको उस समय क्षति पहुंचाऊंगा। अचानक दोनों उसी समय 7 बजे नियत तिथि को, नियत समय को सी को नुकसान पहुंचाने पहुंचे। तो ये जो एक्ट हुआ वो समान आशय के अंतर्गत हुआ, है ना। तो समान आशय में कोइंसिडेंट होता है, समान आशय में पूर्व नियोजित योजना और मीटिंग्स ऑफ माइंड होती है। तो सामान्य आशय के अग्रसर में किए गए कार्य के अंतर्गत आप कोई भी कार्य करोगे तो उसमें एक व्यक्ति दायी नहीं होगा,
सभी व्यक्ति उसमें संयुक्त रूप से दायी होंगे। जो मैंने आपको कहा ना, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत क्या है, वो यही है कि सभी व्यक्ति पृथक पृथक रूप से दायी होंगे और संयुक्त रूप से भी उस कार्य के लिए दायित्व होंगे। भले उसने उसका मर्डर या उसने वो एक्ट या उसने वो अपराध नहीं भी किया हो किसी व्यक्ति ने, लेकिन यदि वो उस घटना का हिस्सा है, उस अपराध का हिस्सा है, उस प्लान का हिस्सा है, तो भी उसके लिए दायी माना जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। ABCD 4 व्यक्तियों ने मिलकर E के घर में चोरी करने का एक प्री प्लान बनाया। मीटिंग्स ऑफ माइंड हो गई, प्री प्लान हो गया और 4 व्यक्ति ये हो गया। जब E के घर वो चोरी करने आते हैं तो A ने कहा कि मैं अंदर जाऊंगा, B ने कहा कि मैं देखूंगा घर के अंदर कि कोई उठ तो नहीं रहा है, C ने कहा कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा और D ने कहा कि मैं जस्ट कॉलोनी के बाहर खड़ा रहूंगा। समझ गया मेरी बात? A ने जैसे ही तिजोरी तोड़ी, अचानक E नाम का व्यक्ति उठ जाता है और उठते ही उसका वो विरोध करता है। तो A ने उस पर तीखे नुकीले धारदार हथियार से प्रहार किया, जिससे E की डेथ हो जाती है। A वहाँ से भाग जाता है। B को जब पता पड़ता है कि A ने E की हत्या कर दी है तो वो भी वहाँ से भाग जाता है। इस तरह C और D चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि E की हत्या के लिए कौन दायी माना जाएगा? क्या A, केवल A, B, C या D, या चारों एक ग्रुप से? तो चारों ही संयुक्त रूप से उसके लिए दायी होंगे। भले C और D ने उस अपराध में अपना कंट्रीब्यूशन सक्रिय रूप का मतलब मर्डर के रूप में नहीं भी दिया हो, लेकिन वो उस अपराध में एक चेन के रूप में थे, उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी थी, तो उसके लिए उसको दायी माना जाएगा। तो उसको हम कहते हैं संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो सिंपल से छोटे से लेक्चर के द्वारा मैंने आपको ये समझाया है कि सेक्शन 34 क्या होता है। नेक्स्ट हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस लेक्चर को नेक्स्ट ई लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।